बच्चों अप्रोक्सीमेट ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है, वरना प्रॉपर कैलकुलेशन नो डाउट बहुत लंबी है। प्रॉपर कैलकुलेशन अगर हम करने बैठेंगे तो बहुत लेंदी पड़ेगी। देखो मैं बता, फॉर्मूला एक ही दिमाग में रखो, फिर उसे कन्वर्ट कर। वी नॉट आई नॉट क्या हुआ, वी नॉट बाई जेड, और कॉस फाइव आर बाई जेड। हाँ अब बोलो जो कह रहा हो। हाँ होगा, वही कर रहे हैं। देखो 1/2 वी नॉट, फिर वी नॉट बाई जेड, आर ये रहा और जेड ये रहा, यही तो किया मैंने। देखो 1/2 वी नॉट आई नॉट आर बाई जेड, यही लिखा है मैंने। समझ गया ना? ओके, 8th क्लियर है बच्चों? अभी फर्दर देखो 9th बच्चों, इसमें कोई डाउट? 10th देखो, एन AC वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर इंडक्टर, ठीक है। इफ आर एंड द इंडक्टिव रेजिस्टेंस बोथ 3 है, फेज डिफरेंस अप्लाइड वोल्टेज देखो दोनों 3 है, तो 3 रजिस्टर का 3 इसका, तो नेट इधर आएगा 45 डिग्री। एक बार मैं और रीड करता हूँ। एन AC voltage applied to a resistor R and inductor L if R and inductive reactance both are equal to 3, तो दोनों अलग अलग 3 है, दोनों अलग अलग 3 है। द फेज डिफरेंस 45, दोनों बराबर है 45, ठीक है। 11th बच्चों, इसमें कोई डाउट? 12th देखो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर दिस करेंट इंडक्टर, ये एक्चुअली पिछले चैप्टर का है, बस एक फॉर्मूला फिलहाल मान सकते, हाफ एल आई स्क्वायर, बस एक फॉर्मूला फिलहाल मान सकते हो, पिछले चैप्टर का है, इस चैप्टर का नहीं। तो हाफ तो अपनी जगह देखो, ये कितना है 25 10 की पावर -3, हाफ एल निकालना है, आई कितना है 60 इंटू 10 की पावर -3, बस वो निकाला है, ठीक है ना? ओके बच्चों 13, इसमें कोई डाउट? देखो हाँ, एनर्जी इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ एल आई स्क्वायर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एडी करेंट इज नॉट यूज? बच्चों ये जस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी बच्चों एडी करेंट यूज हो जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर में एडी करेंट का कोई रोल नहीं है। इंडक्शन फर्नेस में बच्चों यूज होता है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग उसमें यूज होता है। तो फिलहाल इसमें आंसर सेकंड हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके 14 बच्चों, इसमें कोई डाउट? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ये पिछले चैप्टर का है। जैसे कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वो उसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है? 14 बच्चों, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 22, ठीक है। An AC source is connected to capacitor due to decrease in operating frequency. बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है ये आगे के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मान लो करंट ही होता है, अभी के लिए करंट मान लो। तो अब ये समझो, देखो करंट अपने पास होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ओमेगा सी, वो ऊपर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, बढ़ ही जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज सही है, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज गलत है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो गलत है, डिक्रीज वो भी गलत, हाँ डिक्रीज करेगा वो सही है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज ये भी सही हो रहा है। एक बार मैं वापस रीड करता हूँ। एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर ड्यू टू, अच्छा डिक्रीज कर रहा है, हाँ डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत होगी। हाँ तो लास्ट ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा, ओके हाँ सेकंड हो जाएगा, सेकंड। समझ गए ना बच्चों? अभी डिस्प्लेसमेंट करंट को करंट मान लो और कुछ नहीं, ठीक है? पीछे कार्तिक और वो ध्यान रखो उस चीज़ का, बार बार नहीं बोलना पड़े। हाँ
इधर मुकेश तुम्हें भी कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो, ठीक? हाँ करण तुम बोलो। देखो मैं वापस से बता देता हूँ, एक्स सी वी नॉट 1 बाई ओमेगा सी, वी नॉट ओमेगा सी। अब ओमेगा क्या है? 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है तो करंट क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है? फिर बच्चों आते हैं 23rd, ये तो क्लास में कर ही लिया था। 25 तक बच्चों कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 26, 27, 28, 29, 30। 30 जो हमने कल किया था वही है, क्वालिटी फैक्टर याद करो 1 बाई आर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। 31, इसमें कोई डाउट? 32, देखो इंडक्टर L कनेक्टेड टू ए सोर्स ये है, वोल्टेज ड्रॉप VL अक्रॉस L पूरा ही आ जाएगा। अच्छा इन्होंने ठीक है करेंट देके वोल्टेज पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, समझो। देखो बच्चों V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो वोल्टेज कैसे लिखोगे? करेंट क्या दिया है? I नॉट साइन ओमेगा टी और रेजिस्टेंस ओमेगा L, ये वोल्टेज आ गई। अब बच्चों बताओ इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है कि पीछे? कितना आगे होता है? तो बस इसमें 90 और ऐड कर दो। देखो V इक्वल टू आई एक्स है, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि भाई 90 आगे होता है वोल्टेज, तो करेंट के कंपैरिजन में 90 आगे रखना पड़ेगा। हाँ तो अब साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो आई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ठीक है? बस बच्चों इतने ही थे। तो बच्चों अब एक्सरसाइज 3 में कोई और दिक्कत? V इक्वल टू आई आर ही तो लिखा है, लेकिन दिमाग में ये भी रखना पड़ेगा कि इनमें फेज एंगल्स होते हैं, तो उसको दिमाग में रखते हुए सॉल्व करना डायरेक्ट। हाँ बोलो बोलो। I1 ठीक है, आगे नहीं नहीं ये आरएमएस वोल्टेज बोल सकते हो। अगर वो पूछता है सॉरी पीक वोल्टेज तो आई नॉट ओमेगा एल बोल सकते हो। आरएमएस बोलता है तो आई नॉट ओमेगा एल बाई रूट 2 बोल सकते हो। लेकिन अगर वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पूछ रहा तो फिर वो फंक्शन के फॉर्मेट में आएगा। अब ऑप्शन अपने पास फंक्शन के फॉर्मेट में, अगर वो पीक पूछता तो जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, आरएमएस पूछता तो तुम रूट 2 से डिवाइड करके कर दो, वो भी सही है, लेकिन वो फंक्शन के फॉर्म में पूछ रहा है तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब बच्चों फर्स्ट और थर्ड ओवर होता है। सेकंड में बच्चों अपने 57 क्वेश्चन है। हाँ बोलो कौन सा वाला? ये देखो V इक्वल टू आई आर। अब रेजिस्टेंस होता है इसका ओमेगा एल, करेंट जो था वो लिख दिया, लेकिन इंडक्टर में वोल्टेज 90 आगे होता है तो इसमें बस प्लस 90 और कर दिया, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, खत्म, ठीक है? अब बच्चों इसमें 57 क्वेश्चन है, 57, तो बच्चों वो अटेम्प्ट कर लेना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, सेकंड के। अब बच्चों हम जो टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? देखो बच्चों ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा था, उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स वगैरह बच्चों हमने पढ़ लिया था, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें बच्चों हमने डिस्कस कर ली थी, यहाँ तक हमने सारा कर लिया, नॉन आइडियल वगैरह सब कुछ कर लिया। अब बच्चों इसके कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स रह गए हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो बच्चों अब हेडिंग लिख लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो पहला बच्चों है तुम्हारा फ्लक्स लॉस। पहला क्या है? फ्लक्स लॉस। तो फ्लक्स लॉस में क्या होता है, जैसे बच्चों इसमें दो कॉइल होती हैं, याद करो बच्चों दो कॉइल है, एक इधर है एक इधर है, तो इसका पूरा फ्लक्स इससे एसोसिएट नहीं हो पा रहा, इसका पूरा फ्लक्स इससे एसोसिएट नहीं हो पा रहा क्योंकि थोड़ा दूर दूर रखी, तो पूरा फ्लक्स इससे एसोसिएट नहीं हो पा रहा, इस चीज को हम बोलते हैं फ्लक्स लॉस। अब इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही कॉइल पे दूसरी कॉइल लपेट देते हैं। तो बच्चों हम अब जैसे कोई भी नया ट्रांसफार्मर तुम खोल के देखोगे तो वो अधिकतर इसी कंसेप्ट पे बनते हैं
किस कंसेप्ट पे बनते हैं, तो वो समझो बच्चों। अब बच्चों कोई भी तुम ट्रांसफॉर्मर खोल के देखोगे वो तुम्हें इस कंसेप्ट पे मिलेंगे। जैसे उनमें क्या करते हैं, मेटल पीस को इस तरह से काटते हैं, मेटल पीस को ऐसे काट दिया कि बीच में दो खिड़की बना दी, समझ गए। अब क्या किया, एक कॉइल प्राइमरी ऐसे लपेट दी और दूसरी कॉइल क्या की, सेकेंडरी, वो ऐसे लपेट दी। तो एक के ऊपर एक कॉइल लपेट दी, एक के ऊपर एक कॉइल लपेट दी, तो जिसमें जो फ्लक्स चेंज होगा वो काफी हद तक दूसरे से एसोसिएट हो जाएगा। इसको कम करने के लिए हम एक ही कॉइल पे दूसरी कॉइल लपेट देते हैं। तो वही बच्चों मैंने लिखा है फ्लक्स लॉस, 100% फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल नॉट एसोसिएट विद सेकेंडरी कॉइल। टू रिड्यूस दिस लॉस वी बाउंड सेकेंडरी कॉइल ऑन प्राइमरी कॉइल। तो बच्चों इतना कंप्लीट कर लो। वो कोई वायर, खुला हुआ वायर नहीं होता है। जैसे मान लो अब इसमें दो तार गए, बिल्कुल पास पास चिपके हुए, शॉर्ट सर्किट हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप यहाँ देखो, जैसे ये तार ऐसे चिपके हुए, तो वैसे ये वायर लेमिनेटेड होते हैं, लेमिनेटेड। जैसे जो तुम्हें देखने में जरूर लगते हैं कि वो कॉपर के वायर है, जैसे कभी खुली हुई मोटर देखते हो तो लगता है कॉपर के वायर है, लेकिन वो लेमिनेटेड होते हैं, पतली सी लेमिनेशन होती है। अब पतली सी इसमें ऐसे होती है क्योंकि थिक लेमिनेशन कर देंगे ऐसी तो पूरी जगह लेमिनेशन में ही घिर जाएगी, समझ गए। तो वो देखने में हमें ऐसा लगता है कि खुले हुए तार हैं, कॉपर ऐसा लगता है प्योर कॉपर, पर एक्चुअल में उन पर वार्निश रहती है जो कि इंसुलेटेड होती है। और कई बार मोटर वगैरह करंट मारती है, वो इसी वजह से मारती है क्योंकि उसकी जो वार्निश वगैरह होती है वो घिस जाती है, खराब हो जाती है, तो वो करंट मारने लगती है। समझ गए ना बच्चों, एक के ऊपर दूसरा लपेट देते हैं, इससे अपना रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे बस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट या ट्रू फॉल्स वगैरह उन सब में पूछा जाता है, बाकी कुछ खास नहीं है। कर लिया बच्चों, कर लिया इतना, ठीक है। अब बच्चों फिर देखो, नेक्स्ट लॉस बच्चों होता है अपना कॉपर लॉस। नेक्स्ट लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस। तो बच्चों सेकंड फिर इसमें लिख लो कॉपर लॉस, या बच्चों अभी मैं लिखवा दूंगा, अभी समझो। कॉपर लॉस या लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस, वो क्या होता है बच्चों, ट्रांसफार्मर में हम क्या कर रहे हैं, वायर ही तो लपेट रहे हैं। अब वायर किससे बनाओगे, कॉपर से। थोड़ा हल्का वाला ट्रांसफार्मर होगा तो एल्यूमिनियम से, उसी से बनाओगे। अब उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, क्योंकि कोई भी तुम तार बनाओगे उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो उसमें करंट फ्लो कर ही रहा है, तो उसमें I²R हीट डेवलप होगी ही होगी। तो कोई भी तुम ट्रांसफार्मर बना रहे हो उसमें तार यूज कर रहे हो, तार किससे बना है, मेटल, मेटल का रेजिस्टेंस होगा ही होगा। अब उसे कम करने के लिए क्या करते हैं, मोटा तार यूज करो, क्योंकि मोटे तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। मोटे तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो अब सेकंड बच्चों फिर इसमें आप लिख लो कॉपर लॉस और लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ये क्यों होता है, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, हीट डेवलप इन कॉइल। तो कॉइल के रेजिस्टेंस की वजह से उसमें हीट डेवलप होगी। टू रिड्यूस दिस लॉस वी यूज थिक वायर, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, थिक वायर यूज कर। इतना कर लो बच्चों, फिर मैं थर्ड लॉस डिस्कस करता हूँ। हाँ बोलो। हाँ मतलब आइडियल होगा तो हम बोल सकते हैं, बोलो। देखो समझे नहीं, यहाँ तुमने किया वो ठीक है, तुम तार से भेज रहे हो, जब तुम तार से भेज रहे होते हो तो तारों में क्या करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें हीट लॉस क्या है, I²R।
जैसे कल मैंने प्रॉपरली प्रूफ करके बताया था, एक केस में जब तुम ज़्यादा करंट भेज रहे हो तो आई स्क्वायर आर, हीट लॉस बहुत ज़्यादा, और ये ज़्यादा वोल्टेज करके कम करंट भेज रहे हो तो हीट लॉस बहुत कम था, और इतना ज़्यादा लॉस था कि वो पहुंच ही नहीं पाएगा, तार पिघल ही जाएंगे। समझ रहे हो? पावर लॉस बोलो, देखो अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हो। जैसे अगर कोई तार है उसमें करंट फिक्स फ्लो कर रहा है तो तुम आई स्क्वायर आर यूज करो। तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वोल्टेज फिक्स है या करंट फिक्स है। वहां पता है कि करंट तो ये फ्लो ही कर रहा है तो आई स्क्वायर आर लगाओ, ठीक है ना? कर लो बच्चों इतना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लॉस है तुम्हारा हिस्टेरेसिस लॉस। कौन सा है? हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है बच्चों, समझो जैसे हम सॉफ्ट आयरन कोर का वो बनाते हैं तो उससे क्या होता है, हम उसको बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसको बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज का क्या मतलब है बच्चों, एसी करंट है, पहले ऐसे फ्लो किया फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो बाद में इधर, फिर इधर फिर उधर, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा फिर इधर होगा फिर इधर होगा फिर उधर होगा, तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस लोहे या कोर से बदलेगी। तो पहले वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में। तो अब जैसे बच्चों झूले ही मान लो, आप ऐसे ऐसे झुला रहे हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, तो हम उसको बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी लॉस होगी। अब उसमें हम अगर इस लॉस को कम करना चाह रहे हैं तो हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाए। जो मुश्किल से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा उसमें तुम्हें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जैसे बच्चों मान लो एक झूला है, बहुत लाइट झूला है, तुम आराम से उसको झुला पा रहे हो तो बहुत कम एनर्जी लॉस हो, और बिल्कुल टाइट सा है, हर बार तुम्हें धक्का मारना पड़ रहा है तो उसमें ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। तो ऐसे ही मटेरियल को हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो ऐसा मटेरियल जो आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज हो रहा है उसमें कम एनर्जी लॉस होगी। और ऐसा मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन कोर। क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर। उस वजह से हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। तो यही बच्चों मैंने हिस्टेरेसिस लॉस में बताया है, दिस लॉस इज ड्यू टू पीरियोडिक मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। टू रिड्यूस दिस लॉस वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर। थर्ड लॉस बच्चों क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? सॉफ्ट बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो, अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड को हम सॉफ्ट मेटल बोलते हैं, सिल्वर है सॉफ्ट मेटल बोलते हैं, उसी वजह से उसकी ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं। लेकिन कभी गोल्ड को भी तुम छू के देखोगे, उसका बिस्किट वगैरह तो दबाओगे तो ये सॉफ्ट बोलते हैं कंपैरेटिवली, कि जैसे आयरन के कंपैरिजन में सॉफ्ट है, ऐसे ही जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसका मतलब ये है कि वो स्टील वगैरह इनके कंपैरिजन में सॉफ्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो स्पंज की तरह से दब जाएगा, वो एक कंपैरेटिवली होता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब ये होता है जैसे जो प्योर आयरन मान लो, उसमें कुछ मिलावट मत करो, तो वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट नहीं होता है, कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है। अब उसी को हार्ड करने के लिए हम उसमें कार्बन वगैरह चीज़ें मिलाते हैं तो वो स्टील बन के हार्ड हो जाता है। तो जैसे ब्रिजेस वगैरह उनमें हार्ड मटेरियल यूज करें। समझ गए? इतना क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट बच्चों जो आता है वो है एडी करंट। एडी करंट, तो एडी करंट की वजह से लॉस क्या होता है बच्चों, वो वैसे पिछले चैप्टर में रहता है लेकिन हल्का सा मैं बता रहा हूँ वो सब। एडी करंट क्या होता है, जैसे अभी हमने हिस्टेरेसिस पढ़ा, लगभग वैसा ही मान लो। जैसे मान लो ये एक मेटल है, मान लो तुमने मेटल का एक ब्लॉक रख दिया, तुम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो। अब मैग्नेटिक फील्ड तुम बार बार बदल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड बार बार बदल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहे हो तो इससे फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स बदलेगा तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ डेवलप होगा। ईएमएफ डेवलप होगा तो मेटल है उसमें करंट फ्लो करने लगेगा। तो फिर समझो, मान लो तुमने अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाए, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो बढ़ने के लिए उसे कम करना पड़ेगा, लेंस लॉ बोलता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो करने लगता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो करने लगता है, और ये जो करंट है वो एडी की तरह से, जैसे बच्चों पानी में जो भंवर उठता है वो भी ऐसे ही गोल गोल उठता है, गोल गोल उठता है, तो उसी तरह से ये करंट है, उस वजह से इसको बोलते हैं एडी करंट। समझ गए? अब
ये मेटल का ब्लॉक है, इसमें इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होती है, हीट डेवलप होती है तो उसके फायदे भी हैं नुकसान भी। फायदा क्या है, जैसे हमने इंडक्शन फर्नेस बना दी, इंडक्शन फर्नेस से मतलब जैसे बच्चों हमें कोई मेटल की चीज़ पिघलानी है, एक तो हम कोयला जला जला के पिघलाएं, दूसरा तरीका होता है हम उसको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसमें एडी करंट डेवलप होगा, हीट डेवलप होगी, वो पिघल जाएगी, तो वो इसका फ़ायदा है। उसके अलावा बच्चों जैसे इलेक्ट्रिक ब्रेक या इंडक्शन ब्रेक जो होते हैं ट्रेन्स वगैरह में यूज़ होते हैं, उसमें भी इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम ब्रेक एक तो लगाते हैं सिंपल साइकिल में या बाइक में, देखें ब्रेक लगाओगे वो रिम से टच हो जाएगा, एनर्जी कम कर देगा। इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एनर्जी कम करते हैं तो उससे थोड़ी स्मूथ ब्रेकिंग हो जाती है। रफली मैं समझा देता हूँ, जैसे समझो ये एक ड्रम मान लो, ये पहिए से अटैच, अब यहां मैंने एक और होलो ड्रम बना दिया, इस होलो ड्रम में मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, अब जो घूमते हुए पहिए का मेटल का ड्रम है वो इस होलो ड्रम में घूमेगा, समझो जैसे एक बड़ा ड्रम हो गया और एक छोटा ड्रम, इसके अंदर ये घूम रहा है, अब इसके अंदर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है इस ड्रम में, तो वो इसमें इसकी जो एनर्जी है उसको धीरे धीरे किस में कन्वर्ट कर देगी, हीट में, हीट में कम कर देगी, तो इसकी जो घूमने की एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी तो उसका जो रोटेशन है वो स्लो होने लगेगा और वो रुक जाएगा। तो इसके लिए जैसे एक तरीका होता है कि हम इस पर ब्रेक शू लगा दें तो सीधा टच करोगे वो घिस घिस के कम हो जाता है, जैसा कि साइकिल या बाइक वगैरह में मान। इसमें क्या किया, एक और ड्रम के थ्रू इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देगा तो अपने आप स्पीड कम हो जाएगी। तो ये एक रफ आइडिया बताया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यही होता है, समझाने के लिए एक रफ आइडिया बताया। हाँ ऑब्वियस सी बात, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? वो देखो कई तरह के ब्रेक्स रहते हैं, देखो होता ये कि जब ब्रेक लगा रहा हो, अगर तुमने हार्ड ब्रेक लगाया, हार्ड ब्रेक लगाए तो जो पहिए होते हैं वो थोड़ा सा उसकी पटरी से घिसते हैं, घिसेंगे तो आवाज आएगी लोहे की वजह से, समझ रहे हो? ओके, यहां तक बच्चों क्लियर है? ओके, उसके अलावा बच्चों और भी कई जगह ये यूज भी होता है। अब नुकसान क्या है, नुकसान ये कि जैसे जो अपना ट्रांसफॉर्मर है उसमें भी बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो उसमें भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ डेवलप हो रहा है, तो उसमें भी एडी करंट फ्लो करेगा, तो ट्रांसफॉर्मर गर्म होगा, जो कि हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे इस मेटल को अगर मैं ऐसे पीस में कर दूं, कंघे की तरह बना दूं, फिर रखूंगा तो छोटे छोटे लूप्स बन पाएंगे क्योंकि बीच में गैप आ गए, तो एडी करंट कम हो जाएगा। तो उसी वजह से बच्चों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका कोर कैसे बनाते हैं, जैसे यही मानो इसके बीच में होल किया, ऐसे पतले पतले पेपर ले लिए, बार्निश करके एक के ऊपर एक रखते गए, एक पूरा सॉलिड ब्लॉक यूज नहीं करते क्योंकि पतले पतले पेपर से क्या हो गया, उसको फ्लो करने के लिए प्रॉपर पाथ नहीं मिलेगा, तो बहुत छोटे छोटे लूप्स बनेंगे, तो एडी करंट का लॉस काफी हद तक कम हो जाता है। तो यही बच्चों अपना एडी करंट में होता है। तो अब बच्चों लॉस ड्यू टू एडी करंट, लॉस ड्यू टू एडी करंट, इसमें बस बच्चों इतना लिख लो, बाकी इससे पहले की जो चीजें वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ते हैं तो वो बाद में आ जाएगा, बाकी मैंने समझा दिया है, ठीक है। सॉरी, बच्चों एसी का मॉड्यूल किस पे अवेलेबल है, एक बार मुझे दिखाएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, ओके बच्चों यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। ब्लैक
ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसमें नहीं आता है, वो तो थर्मल वाले में आता है, जो हीट ट्रांसफर 11th में पढ़ा जाता है उसमें आता है। ओके, इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक जनरल एसी बोल सकते हैं। जैसे मेनली हमें डिटेल में कौन सा पढ़ना होता है, साइनोसोडल एसी, लेकिन बच्चों उसके अलावा भी बहुत तरह के एसी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये एसी है, ये कौन सा एसी है, ट्राइंगुलर। मान लो बच्चों ये एसी है, इसको हम बोल देते हैं स्क्वायर। तो अब जनरल एसी हम बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। जनरल एसी बच्चों हमसे पूछा नहीं जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज आरएमएस कुछ पूछ सकता है, जैसा कि अभी एक थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, मैंने कहा था अभी डिस्कस कर। तो बच्चों हम एक जनरल एसी या जनरल फॉर्मेट में हम कैसे एवरेज वगैरह निकालेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो वो बच्चों फिर हम देखते हैं। इसके अलावा बच्चों हो सकता है आप बुक्स वगैरह को सॉल्व करो तो आपको एलसी ऑसिलेशन के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एलसी ऑसिलेशन, तो एलसी ऑसिलेशन बच्चों पहले अपने सिलेबस में होता था, अब सिलेबस में नहीं है, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ। पहले वो एनसीईआरटी में भी होता था, अब नहीं है, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ, अब जैसे आप बुक्स सॉल्व करोगे तो पीवाईक्यू में हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए, कोई बुक्स वगैरह में भी क्या है पुराने क्वेश्चन उतने हटाए नहीं जाते हैं तो वो मिल सकते हैं, तो उससे कंफ्यूज ना हो। समझ गए? ठीक है। अब अदर एसी बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एग्जांपल बच्चों आप एक बार ट्राई करो। मान लो मैंने आपको दिया I = 10T, I = 10T, फाइंड एवरेज एंड आरएमएस फॉर 0 to 1 सेकेंड। तो बच्चों मैंने एवरेज और आरएमएस निकालने का तरीका आप लोगों को सिखा रखा है, एक बार बच्चों आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। समझ गए ना बच्चों? क्यों ऋषिकेश तुम्हारा और तुम्हारा सेम ही है? ओके, ये पर 23 की 24 है, ये पता नहीं चल रहा। अच्छा, इससे पहले वाले में इसमें 24 के क्वेश्चन थे, है ना? ये सर 24 है। कैसे पता चलता है? ये 24 में ऐसा है, ये ऐसा कोट पहने हैं, 23 में पूरा कोट पहने हैं। अच्छा, ये है। दिखाना है एक बार मुझे, इससे पुराना वाला होगा। ओके, समझ गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं? आंसर अभी देखते हैं, मुझे नहीं पता, एक बार बच्चों सॉल्व कर लो तब मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है? तो अनीस, ये जाते समय यहाँ से ले लेना है। ओके बच्चों, दो चीजें निकालनी है, एक तो आरएमएस निकालना है, दूसरा एवरेज। ओके, तो मुकेश तुम बोलो तुम्हारा क्या आंसर है? आगे बोलो। √5, देखते हैं, मुझे नहीं पता। और कोई जिसका आंसर आया हो? 10/√3, तुम बोलो। दोनों 10 आए हैं। और क्या चीज बोलो? 10/√3। बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अधिकतर बच्चे ये बोल रहे हैं कि एवरेज 5 आया है, आरएमएस 10/√3, हम उसे चेक करते हैं, ठीक है? अब बच्चों देखो, याद करो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला बताया है मैंने, एफ डी टी, 0 से t अपॉन t - 0। अगर t1 t2 हो तो t1 से t2, t2 - t1, ठीक है? अब इस केस में बच्चों मैं अप्लाई करता हूँ, तो इस केस में अगर मैं अप्लाई करूंगा तो फंक्शन मेरे पास 10t dt, मुझे 0 से 1 चाहिए, 1 - 0। अब 10t का इंटीग्रेशन बच्चों 5t², 0 से 1 अपॉन 1, 5 1² - 0 अपॉन 1 यानी कि 5। तो एवरेज बच्चों 5 आएगा। एवरेज कितना आया? 5। बताओ बच्चों, इसमें कहीं कोई तकलीफ? बोलो करण, कोई दिक्कत? क्लियर है ये?
तो एवरेज बच्चों तुम्हारे पास कितना आ गया 5, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं आरएमएस पे, किस पे आते हैं आरएमएस पे। तो आरएमएस पे लिए बच्चों मैंने हमेशा ये बोला है उल्टा चल, सबसे पहले क्या करोगे आरएमएस मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया 100 टी स्क्वायर। फिर स्क्वायर के बाद क्या आता है मीन, तो मीन का वही तरीका 0 से 1 dt और 1 माइनस 0, मीन तो ऐसे ही निकालते हैं 0 से 1 dt अपॉन 1 माइनस 0, और फिर तुम रूट लगा दो, तो रूट भी लगा दी, हो गया। अब सॉल्व करते हैं, तो 100 टी स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन हो गया 100 टी क्यूब बाई 3, 0 से 1 का रूट, क्योंकि ये 1 है बाकी कोई दिक्कत है नहीं, 1 रखोगे तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100 बाई 3 का रूट, क्योंकि 0 रखोगे तो सब 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो तुम्हारे पास निकल के आया 10 बाई रूट, फाइनल आंसर बच्चों जो निकल के आया वो 10 बाई रूट। अब बच्चों एक बार इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों ध्यान रहे एवरेज का फॉर्मूला हमें पता, आरएमएस जब भी निकालना हो तो उल्टा चलो। उल्टा कैसे चलना है, पहले तुम स्क्वायर करोगे, फिर मीन निकालोगे, फिर रूट लगा दो, यही तरीका हमें करना होता है। कर लो इतना, बोलो कोई दिक्कत लग रही है, ठीक है। ठीक बच्चों, चलें आगे, अभी कर लो। ठीक है, चलें बच्चों, ओके। अब बच्चों वापस से समझो, इसे देखो, फाइंड एवरेज वैल्यू। बच्चों ये फंक्शन है आई, ये टी, 0 1 2 ऐसे चल रहा है, ये 10, ये -10, समझ गए बच्चों। तो बच्चों डायग्राम देख के बताओ, ये सेकंड्स में है, किस में है सेकंड्स में। बच्चों इस फंक्शन का टाइम पीरियड तुम्हें क्या दिख रहा है 4, क्योंकि ये पूरा अपना साइकिल है, उसके बाद फिर रिपीट होगा। तो साइकिल बच्चों अपना कितना हो गया 4 सेकेंड, क्लियर है। अब बच्चों तुम लोगों को क्या करना है, फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर फर्स्ट, बच्चों मैं लिख रहा हूं 0 2 4 सेकेंड। सोचो बच्चों क्यों 0 होगा, सही। बच्चों अगर मैं 0 से 4 पूछता हूं तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट ही जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट जाएंगे, तो एवरेज तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों मैं आंसर लिख रहा हूं 0। अब बच्चों समझो, कोई सा भी एसी हो, कोई सा भी, चाहे वो ट्राइंगुलर हो, स्क्वायर हो, जिगजैग हो, किसी भी तरह का हो। मान लो बच्चों जैसे मैंने ये वाला डायग्राम बनाया, तो ये इसका साइकिल है, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, कट के 0। मान लो मैं स्क्वायर वाला बनाता हूं, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, कट के 0। तो कोई सा भी एसी हो, कंप्लीट साइकिल में एवरेज हमेशा क्या होगा 0। ये किए जाते हैं, जैसे फंक्शन जनरेटर करके वो होता है ऑब्जेक्ट, इंजीनियरिंग में रहता है, तो उसके चक्कर में मत जाओ, ठीक है ना। वो फंक्शन जनरेटर एक प्रॉपर डब्बा आता है। क्या चीज़ कह रहे हो, देखो रोटेटिंग कॉइल से वही होगा, ये उसमें क्या होता है फिल्टर वगैरह लगा के बनाए जाते हैं। तो जैसे इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मेरी ब्रांच थी, तो उसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसमें ये रहता है फंक्शन जनरेटर होता है एक, ठीक है ना, उसको CRO बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वो डब्बा सा रहता है, उसमें स्क्रीन लगी रहती है, बगल में ऑप्शन होते हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए, किस फ्रिक्वेंसी का चाहिए, वो अपने आप जनरेट करके दे देता है। तो खैर उससे मैं मतलब नहीं, छोड़ो, आगे आते हैं। कल मिला के कंक्लूजन ये है कि कोई सा भी एसी हो, कोई सा भी एसी हो 0 आएगा। हाँ शायद कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो उसमें।
कोई सा भी AC अगर होगा, AC में क्या होता है, पीरियोडिकली वेरी कर रहा है, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव, तो अल्टीमेटली जीरो ही आ जाएगा। लेकिन साइकिल पूरी हो, या 2 साइकिल या 10 साइकिल, आधे साइकिल के लिए जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो होगा। हाँ पढ़ो, उसमें भी जीरो होगा, लोग वेव बना देते हैं। ठीक है, ये साइकिल हुआ, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, कट के जीरो, समझ गए ना। तो खैर बच्चों, आंसर क्या हो गया, जीरो। अब इसमें बच्चों एक लाइन और लिख लो आप, एक लाइन बच्चों आप लिख लो, एवरेज वैल्यू फॉर एनी टाइप ऑफ AC, एवरेज वैल्यू फॉर एनी टाइप ऑफ AC फॉर कंप्लीट साइकिल will be zero. Average value for any type of AC for complete cycle will be zero. तो मुकेश, कार्तिक, अपना मोबाइल बैग या पॉकेट में रख लो, मैं कई बार बोल चुका हूँ, और उसकी चेन लगा लो, खुला भी मत रखो, ठीक है ना। तो जिसके भी मोबाइल बेंच वगैरह पे हो वो पॉकेट में रख लें या बैग में रख लें, और बैग की चेन लगा लें, बैग की चेन भी खुली ना रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ तक बच्चों अभी कोई दिक्कत, चलें आगे बच्चों, ठीक, ओके। इसी में बच्चों फिर सेकंड आप लिखो, सेकंड, फाइंड एवरेज वैल्यू, वो तो लिखा ही हुआ है, सेकंड में लिख देता हूं, 0 to 1 सेकेंड। तो बच्चों केवल 0 से 1 सेकेंड के लिए तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, 0 से 1 सेकेंड, ठीक है ना। अब रुको, थोड़ा मैं तरीका बता। सबसे पहले बच्चों देखो, 0 से 1 सेकेंड ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो सबसे पहले 0 से 1 सेकेंड के लिए इसका फंक्शन लिख, करंट का फंक्शन क्या हो, पहले वो लिखने का ट्राई करो, जो लिख पाता है वो मुझे बताए, केवल फंक्शन लिखना। जैसे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, वैसे ही बस इक्वेशन लिखनी। लिखो बच्चों, I इक्वल टू, सही है बच्चों, सही है। देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पे करंट, एक्स एक्सिस पे टाइम, ओरिजिन से 0, स्लोप परपेंडिकुलर बाई बेस 10/1, तो I यहां से आ गया 10t। बताओ कोई दिक्कत? अब बच्चों बताओ, मैंने क्या पूछा है, 0 से 1 सेकेंड के लिए एवरेज बताओ, 0 से 1 सेकेंड के लिए एवरेज बताओ। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन पे आओ, क्या है एवरेज, इसमें और इसमें कोई फर्क है? सेम तरीका, सेम मेथड, सेम सॉल्यूशन, आंसर क्या हो जाएगा, 5। लिख लो बच्चों 5, समझ गए ना। आगे बच्चों मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आई एवरेज कितना हो गया 5, आई एवरेज कितना हो गया 5। इसी को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नॉट बाई 2, 10 मैक्सिमम है, 10/2। बच्चों बताओ, अब इसमें कहीं कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों वापस समझना, पहले मुझे बच्चों बताओ सेकंड पार्ट समझ पाएगी क्या चीज, एम, स्लोप परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है 10, बेस क्या है 1, तो 10/1 10। बच्चों मुझे बताओ सेकंड पार्ट समझ पाए? हाँ बोलो। एरिया तो चार्ज देगा, पर बोलो तुम जो कह रहे हो। ईएमएफ नहीं देगा, वो चार्ज फ्लो देगा। करेंट टाइम का ग्राफ मतलब एरिया चार्ज फ्लो देता है, समझ रहे हो। चाहो तो बच्चों जैसे एवरेज निकालना हो तो एरिया मतलब उससे भी निकाल सकते हो, पर ठीक है छोड़ो, अभी समझ गए ना, ठीक है। अब बच्चों जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को वापस ध्यान से समझो। लेट से बच्चों ये 3 स्टूडेंट, ये 3 स्टूडेंट, इनके मार्क्स मान लो 5 आए, इनके 10 आए, इनके 15 आए, 5 10 15, क्लियर है। तीनों का एवरेज में निकालता हूँ, क्या आएगा 5 10 15, एवरेज क्या आएगा 10, कोई दिक्कत? अब मैंने 5 10 15 मार्क्स बोले, यहां मैं मार्क्स ऐसे बोल रहा हूं 15 10 5, 15 10 5। अब इधर मैं एवरेज निकालता हूं, क्या होगा
10। अब मान लो मैं 6 स्टूडेंट को एक साथ क्लब कर लेता हूँ, 5 10 15, 15 10 5, इन 6 के 6 का एवरेज निकालूंगा, क्या आएगा 10। तो बच्चों पहले वाले के मार्क्स ज़्यादा हैं या लास्ट वाले के मार्क्स ज़्यादा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फंक्शन एक जैसा है तो एवरेज एक जैसा है, फंक्शन एक जैसा है तो एवरेज एक जैसा आएगा। ये चीज़ बच्चों में समझाना चाहूँ। इसमें पहले स्टूडेंट के मार्क्स कम थे, इसमें ज़्यादा थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फंक्शन एक जैसा होगा तो एवरेज एक जैसा आएगा। ये चीज़ बच्चों समझ पाए। अब इसमें बच्चों थर्ड लिखो। थर्ड बच्चों ये मैंने किसके लिए पूछा है, 0 से 1 सेकेंड। थर्ड यही अगर मैं पूछता हूं फॉर 1 to 2 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड, तो 1 से 2 सेकेंड। बच्चों देखो जैसा ये है वैसा ही है, जैसा ये है वैसा ही है, बस फर्क ये 0 से 10 हो रहा है, ये 10 से 0 हो रहा है, बट बाकी सारी चीजों में वो सेम ही है। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था 5, तो इसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो क्या आएगा 5। तो आई एवरेज बच्चों इसका भी कितना हो जाएगा I0/2 यानी कि 5। देखो उससे सॉल्व करने जाओगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, क्योंकि आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर लिमिट्स भी उसी तरह से लगानी पड़ेंगी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। उसके चक्कर में नहीं और भी उसमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो वही मैं कह रहा हूँ उस पर मत जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, रिजल्ट्स बस समझ। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वो आसान पड़ेगा। लाइन की इक्वेशन बनाओगे, इन पॉइंट्स को पता करो, बहुत दिक्कत है। फिर इंटीग्रेशन में भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, 1 से 2 लिमिट रहनी पड़ेगी, तो उसके चक्कर में मत पड़ो, आएगा आंसर वो। कोई नहीं, एक बार आप कर लेना, मैं अलग से समझा दूंगा, उसमें मत जाओ क्योंकि टाइम वेस्टेज है, कोई काम नहीं। मैं खुद बोल रहा हूँ, देखो फंक्शन एक जैसा होगा तो वही आ जाए, और नॉर्मली कुछ स्टैंडर्ड ही पूछते हैं, उस वजह से मैं रिजल्ट लिखवा दूँ। बाकी अगर डिटेल में मतलब देखना हो मुझसे अलग से पूछना, मैं बता दूँ, लेकिन कोई काम का नहीं, ठीक है ना। ओके, अब बच्चों मैं वापस आ रहा हूँ, उस चीज़ को समझो। जैसा ये फंक्शन था वैसा ही ये फंक्शन, तो जो इसका एवरेज होगा वही इसका एवरेज होगा, ये चीज़ समझ गए। अब बच्चों मैं वापस पूछता हूँ, अगर मैं 2 से 3 का एवरेज पूछता हूँ तो क्या होगा, माइनस का I0/2। 3 से 4 का पूछता हूँ, माइनस का I0/2। 4 से 5 का प्लस का I0/2, वही चलता रहे। अब नेक्स्ट बच्चों देखो, फोर्थ फॉर 1 to 2 सेकेंड। अब बच्चों बताओ क्या होना चाहिए, 1 से 2, अच्छा 0 से 2, सॉरी 0 से 2, 0 से 2 5। जैसे बच्चों मैंने अभी समझाया, इस साइड का एवरेज 10, इस साइड का एवरेज 10, इन दोनों को भी अगर मैं क्लब कर दूंगा तो भी एवरेज क्या आएगा 10 ही आएगा। तो यहाँ 0 से 2 अगर मैं देखता हूँ तो ये दो अलग अलग फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, पर इसका 5 है इसका 5 है, तो इनके कॉम्बिनेशन का भी क्या हो जाएगा 5। तो अब अगर मैं इसके लिए लिखता हूँ 0 से 2 सेकेंड, तो एवरेज तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, वही I0/2 यानी कि 5। ये चीज क्लियर समझ गए बच्चों। अब इतना बच्चों कर लो, फिर मैं बाद में रिजल्ट भी लिखवा दूंगा, बट अभी इतना कर लो। वो सही तरीका नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ। 1 से 2 तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तुमने क्या किया होगा 10t फंक्शन ले लिया होगा, वो गलत है। 10t फंक्शन केवल 0 से 1 तक है, फिर 1 से 2 के लिए तुम्हें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, नहीं वो कॉम्प्लिकेटेड जाएगी। तभी मैं बता रहा हूँ कि उससे मत करो, उससे मत करो, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीख लो, और फाइनली केवल रिजल्ट याद रखो। हल्का फुल्का मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट कैसे आते हैं, बट फाइनली रिजल्ट याद रखो, ठीक है ना। ओके, ये चीज समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। अब फिफ्थ बच्चों इसमें लिखो, फोर्थ के बाद फिफ्थ, फाइंड RMS वैल्यू फॉर, फाइंड RMS वैल्यू फॉर 0 to 1, 1 to 2, 0 to 1, 1 to 2, 2 to
3, 3 to 4, 0 to 2, 0 to 4 लिख लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस कर बच्चों 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 0 से 2, 0 से 4, इन सब में आरएमएस लिखना है। बच्चों याद करो पिछला क्वेश्चन, आरएमएस क्या आया था? 10/√3। 10 को मैंने बोल दिया आई नॉट, क्या बोल दिया? आई नॉट। तो बताओ आरएमएस क्या आया? I0/√3। कब? 0 से 1 के लिए, तो वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब बच्चों समझो, जैसा फंक्शन 0 से 1 में है वैसा ही फंक्शन 1 से 2 में है, तो उसका भी आरएमएस क्या आएगा? I0/√3। अब 2 से 3 में नेगेटिव फंक्शन है, लेकिन बच्चों हम सबसे पहले स्क्वायर करते हैं तो वो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो फंक्शन एक ही जैसा है। तो अगर मैं 2 से 3 में निकालूंगा तो भी अपने पास क्या आएगा? I0/√3। 3 से 4 में भी बच्चों वैसा ही फंक्शन है, नेगेटिव है बट हम स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा तो यहां तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? वही I0/√3। अब अगर मैं 0 से 2 निकालता हूं तो बच्चों दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है बट एक ही जैसे हैं, तो आंसर वही I0/√3। 0 से 4 निकालूंगा तो भले ही नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बच्चों, अगर हम इस तरह से इंटरवल ले रहे हैं इन सब में बच्चों अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? I0/√3 या 10/√3। इतना बच्चों कंप्लीट कर, क्योंकि एक ही जैसे फंक्शन है, फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया 3 स्टूडेंट ये हैं, 3 ये हैं। अब 3 के हम कितने भी क्लस्टर ले लें, तो पहले 3 लें, अगले 3 लें, अगले 3 लें, सबका एवरेज आरएमएस निकालेंगे वही आएगा, क्योंकि फंक्शन एक जैसा। इतना समझ गए बच्चों? ओके। ठीक। देखो उसके लिए मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व करना ही नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा पूछते ही नहीं। अगर पूछेंगे तो कोई नॉर्मल सा पूछेंगे तो वो हम जैसे बेसिक से करते हैं वैसे ही होगा। जैसे मान लो हमने पिछला क्वेश्चन कैसे किया था, वो ऐसे ही होगा। हाँ देखो, अगर वो पूछेंगे तो नॉर्मल सा ही पूछेंगे, तो उसकी भी इक्वेशन लिख लो, कोई बहुत हाई फाई नहीं पूछेंगे। बहुत हाई फाई अगर होगा तो फंक्शन होगा, मान लो 10t² दे दिया, ऐसे ही सॉल्व कर लो। 10t² + 4 दे दिया, सॉल्व ऐसे ही करोगे। पर ये कि ये डिटेल में ज़्यादा पूछा ही नहीं जाता है, साइनोसॉइडल ही पूछा जाता है। मैं भी इतना डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम कोई मॉड्यूल या बुक्स देखोगे उसमें कहीं मिल जाएगा, तो उस पर्पज से डिस्कस कर रहा हूँ, वरना उतनी ज़रूरत है नहीं। समझ गए बच्चों? अब देखो रिजल्ट करके बच्चों आप इसमें लिख लो रिजल्ट्स, ठीक है? तो बच्चों अब ये फंक्शन हो या हमने जो पहले ड्रॉ किया वैसा फंक्शन हो, ट्राइंगुलर शेप या उस तरह का कोई भी फंक्शन हो, इसमें बच्चों अगर तुम निकालोगे तो ये भी वही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ भी बच्चों तुम यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकालोगे, फंक्शन वैसा ही है, तो वही I0/2। आरएमएस निकालोगे I0/√3, ऐसी पिछले वाले में भी सारी चीज़ें वही है। तो आई एवरेज 0 से t/2 के लिए I0/2 जैसे पहले निकाला, आई आरएमएस I0/√3 फॉर 0 से t/2 और 0 से t, किसी के लिए भी निकालो, ठीक है। आई एवरेज 0 से कंप्लीट t के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो बच्चों ट्राइंगुलर फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन, ट्राइंगुलर फॉर्म से मतलब जिसमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन वेरिएशन ये हो या पिछला वाला हो, उसमें ये रिजल्ट लगा सकते, इसमें भी लगा सकते हो, पिछले वाले में भी लगा सकते हो, दोनों हमने डिस्कस कर लिया। इतना समझ गए ना बच्चों? तो बस अब रिजल्ट याद रख सकते हो, और वरना सॉल्व करना चाहो तो वो भी मैंने सिखा दिया। बोलो कुछ दिमाग में चल रहा हो? जैसे इस तरह की वेव को बच्चों बोलते हैं सॉ टूथ वेव, और जो पहले हमने डिस्कस किया था इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर। तो वो फॉर्मेट एक ही जैसा है, इसमें भी बच्चों वही रिजल्ट है, इसमें भी वही चीज है, वही रिजल्ट।
ये ट्राइंगुलर वाला कोई भी फंक्शन होगा उसमें वही रहेगा, हर फंक्शन के लिए नहीं होगा। ये या पीछे जो हमने ड्रॉ किया वो स्ट्रेट लाइन लीनियर वेरिएशन उन पे लगेगा। अब उसमें बदलेंगे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा जो आई नॉट है वो 5 या 10 या 15, तो रिजल्ट यूज कर सकते हो। वरना मैंने समझा भी दिया कि जहाँ से फंक्शन रिपीट हो रहा है आप बस एक डब्बे का कैलकुलेट कर लो जो सबसे आसान, तो सबसे आसान यही पड़ेगा। बाकियों के लिए तुम्हें इक्वेशन लिखना बाकी चीज़ें बहुत टफ पड़ेगी, तो एक डब्बे का जो कैलकुलेट कर लोगे वही सबका भी आएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसी में वही चीज़ रिपीट होनी है, वही चीज़ रिपीट होनी है, तो कोई एक स्टार्टिंग डब्बे का कर लो वो सबसे बेस्ट। इतना क्लियर है बच्चों? चलें आगे। ठीक है, अब बच्चों वापस से समझो। मान लो इस साइड जितने भी बच्चे बैठे हैं उनके लेट से फिजिक्स में नंबर आते हैं -10, जस्ट एक एग्जांपल। अब सबके ही -10, मैं एवरेज निकालूंगा, क्या आएगा? -10। क्या आएगा? -10। क्लियर है? अब अगर मैं उसका आरएमएस निकालता हूँ, आरएमएस तो कैसे निकालूंगा? -10 का स्क्वायर 100, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज क्या होगा? 100 ही। फिर उसका रूट लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 10। तो आरएमएस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 10। फिर समझो, सबके -10 नंबर आए, एवरेज निकालूंगा क्या आएगा? -10 मान लो 10 बार ऐड किए, डिवाइड बाई 10 -10। लेकिन आरएमएस निकालूंगा तो -10 का स्क्वायर करूंगा 100, फिर एवरेज निकालूंगा तो 100 का एवरेज 100 ही होगा, फिर रूट लगाऊंगा तो 10। तो -10 मान लो सबके नंबर, तो मुझे बताओ एवरेज क्या आया और आरएमएस क्या आएगा? ठीक है, अब मान लो जैसे इस साइड सबके फिजिक्स में 10 नंबर है प्लस के, मैं एवरेज निकालता हूं, क्या आएगा? 10। आरएमएस निकालूंगा, समझ पाए? तो अब जो मैं कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझो। अगर कांस्टेंट वोल्टेज है, कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, हमेशा 10 है, तो उसका एवरेज क्या आएगा? 10। आरएमएस क्या आएगा? अब कांस्टेंट वोल्टेज -10 है, तो उसका एवरेज क्या आएगा? -10। लेकिन आरएमएस क्या आएगा? +10। आरएमएस क्या आएगा? +10, क्योंकि वो स्क्वायर कर देते हैं तो प्लस ही हो जाता है। तो फिर बताओ, 10 है, एवरेज क्या आएगा? 10। आरएमएस क्या आएगा? -10 है, एवरेज क्या आएगा? आरएमएस क्या आएगा? +10। ये चीज समझ गए? तो कांस्टेंट के केस में एवरेज आरएमएस वही रहता है, बस आरएमएस के केस में नेगेटिव नहीं होगा। जैसे अभी हमने इसमें भी देखा था, नीचे वाले भी ऊपर ही आके प्लस हो गए थे। ये चीज समझ गए ना? ठीक है, अब बच्चों वापस समझो, देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, या रिजल्ट के फॉर्म में सीधा लिखवा देता हूँ एग्जांपल छोड़ो, ठीक है ना? मान लो एक और रिजल्ट के फॉर्म में अगर हम देखें तो बच्चों मैं करेंट के टर्म्स में लिख रहा हूं, बाकी वोल्टेज हो तो भी वही चीज रहेगी। जैसे मान लो बच्चों ये ग्राफ, ठीक है, मान लो ये I0, ये T/2 T, और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना? 3T/2, ठीक है। ये बच्चों क्या होगा? -I0, ये 0। अब एवरेज फॉर, मान लो बच्चों फर्स्ट 0 से T/2, बच्चों बताओ कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट। बच्चों ध्यान रहे, ये मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की है, कई बार ये लाइन भी ड्रॉ नहीं करते, ऐसे डॉटेड दिखा देते, क्योंकि उस लाइन पे चीजें डिफाइन नहीं है, वो एक ही बात है। जैसे ऐसे बना हो, या कई बार सॉलिड भी बना देते हैं, हालांकि प्रिसाइजली सॉलिड नहीं ड्रॉ करना चाहिए, डॉटेड ही ड्रॉ करना चाहिए, बट वो एक ही चीज मानी जाती है। खैर समझो, 0 से T/2, बच्चों बताओ पूरे में वैल्यू क्या है? I0। कांस्टेंट है या वेरिएबल? तो एवरेज क्या आएगा? तो एवरेज फॉर 0 से T/2, आई एवरेज बच्चों क्या हो जाएगा? I0।
फिर समझो, सेकेंड t/2 से t पूछता हूं, बताओ क्या होगा, माइनस आई नोट, क्योंकि निगेटिव में वही 10 और -10। थर्ड, अगर मैं 0 से t में पूछता हूं तब एवरेज 0, इन दोनों का एवरेज निकालोगे 0, या जितना प्लस है उतना माइनस कट गया। तो बच्चों अगर इस तरह का कांस्टेंट वाला फंक्शन है, कांस्टेंट, तो आप देख सकते हो एवरेज वही आएगा। हाँ, पूरे साइकिल में पूछते हैं तो कट पिट के क्या हो जाएगा, 0। तो वो कोई सा भी ऐसी हो वो हमेशा ही 0 हो। ये चीज क्लियर। अब वापस आते हैं, अब मैं आरएमएस निकाल, फर्स्ट 0 से t/2, बच्चों बताओ कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट का आरएमएस, जैसे 10 नंबर सबके आए हैं, आरएमएस क्या आएगा, चाहो तो सॉल्व करके भी निकालोगे वही आएगा। तो आई आरएमएस कितना आ गया, मतलब आई नोट। सेकेंड बच्चों t/2 से t अगर निकालता हूं तो क्या आएगा, माइनस आई नोट है, लेकिन स्क्वायर करोगे तो वही हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, आई नोट। अब मान लो मैं 0 से t निकालता हूं तो 0 से t, तो बच्चों फंक्शन एक ही जैसा है, फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी आई नोट ही आएगा। तो अब अगर मैं आई आरएमएस निकालूंगा तो भी क्या आएगा, आई नोट। कर लो बच्चों इतना कंप्लीट, समझ गए? एक ही जैसा फंक्शन है, वही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेकेंड, t/4 ये रहा, हाँ 0 हो जाएगा। वो तो फिर देख के एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना? बाकी जो बोल रहे हो वो सही है। वापस बोलो, 0 से क्या होगा, नहीं देखो एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान समझो 3 बच्चों के 10-10 नंबर आए, एवरेज निकालोगे 10, 6 बच्चों के 10-10 आए तब भी एवरेज निकालोगे तो 6 से डिवाइड चला जाएगा। तो तुम लेंथ बढ़ाओगे तो डिवीजन में भी उतना ही चला जाता, तो एवरेज वही आ जाएगा, समझ ना? जैसे 3 बच्चों के 10-10 नंबर आएंगे, तुम सोचोगे 30 टोटल हुआ, एवरेज ही आएगा। अगर 60 टोटल होगा तो डबल होना चाहिए, ऐसा नहीं, वो डिवीजन में भी तो नीचे जाए, बड़ी क्वांटिटी जाएगी। 0 से अगर आरएमएस निकाल लो तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा तो वो एक कांस्टेंट टर्म बन गया। जैसे यहां के लिए अगर मैं फंक्शन लिखता हूं तो डेटा मान लो 5, तो यहां तक के लिए करंट क्या है 5, उसका स्क्वायर 25, यहां तक लिखोगे तो -5, उसका स्क्वायर भी 25, तो तुम्हें 25 का ही एवरेज निकालना, तो 25 का कांस्टेंट है वही रहेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर कर देते हैं। हाँ, एवरेज पे फर्क पड़ेगा। अगर मान लो मैं 0 से यहाँ तक का एवरेज निकालता हूँ तो उसमें क्या होगा, वो फिर अलग आ जाएगा, वो फिर प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, समझ गए ना? लेकिन आरएमएस में फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। क्या चाहिए वो निकाल सकते हैं, जैसे चाहो तो मैं निकाल के बताता हूँ। देखो कोई डेटा ले लेता हूँ, उससे समझाना थोड़ा आसान होता है। लेट से ये मैंने 10 मान लिया, टाइम मान लो जैसे ये मैंने कुछ 2 सेकंड मान लिया, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, तो मान लो हम यहाँ तक निकालना चाह रहे हैं। तो अगर मैं एवरेज निकाल लूँ तो एवरेज के लिए तुम एरिया ले सकते हो, ये 20, ये -10, तो टोटल एरिया कितना हो गया 10, अपॉन टाइम कितना है 3, तो 10/3, समझ गए? आरएमएस में फर्क नहीं पड़ेगा, वो 10 ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इतना समझ गए? चलें आगे। इसे बच्चों में हटा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लो चलो। ठीक है, ठीक है, इसे बच्चों अब हटा दूं, करण कर लिया।
ठीक है ना? ओके, अब बच्चों जो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है उसको मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ। ये वोल्टेज, ये टाइम, बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा है, ये 0, ये t/2, फिर t तक 0, फिर बच्चों ऐसे ही, फिर ये 3t/2, ये v0। तो बच्चों ये ग्राफ है, समझ गए? इतना ड्रॉ कर लो, फिर मैं एग्जांपल लिखवाता हूं। ठीक है बच्चों, एक बार लिख लो इतना। कल्पित जी इधर देखो, आपके पास स्कैनर है इसका, ये कोई सा भी, तो उससे एकदम प्रॉपर वो स्कैन हो जाए, है ना? लाइटिंग वाइटिंग सही रहे, यहाँ तक आप फोटो खींच दो, यहाँ तक, ठीक है ना? और खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दो, है? ये अभी एक बच्चे से मैंने ली है, पर प्रॉपर खींचना, एकदम सीधा होके, ठीक प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, है? ओके बच्चों, इतना नोट कर लिया। अब बच्चों इसमें आप लिख लो फर्स्ट फाइंड एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू, फाइंड एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू फॉर 0 to t/2 and for 0 to t, 0 to t/2 and 0 to t। तो बच्चों वो एक ही क्वेश्चन में लिखवा दिया, तो फर्स्ट सेकंड की अब जरूरत नहीं है। समझो क्वेश्चन बच्चों मैंने क्या दिया है। सबसे पहले बच्चों ये बताओ, ये एसी है क्या? ये एसी है ही नहीं, ये कोई भी एक जनरल करंट है, वेरिएबल करंट बोल सकते हैं, क्योंकि एसी में पीरियोडिकली पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये एसी नहीं। ये कोई पीरियोडिक करंट बोल सकते हैं बट एसी नहीं, ठीक है? कोई भी जनरल करंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एवरेज आरएमएस निकालने का तरीका वही होता है। तो इसमें बच्चों मैंने दो चीजें पूछी, एवरेज एंड आरएमएस, और दो अलग अलग टाइम, 0 से t/2, 0 से t। बच्चों पहले केवल 0 से t/2 के लिए तुम सोचो, 0 से t/2 के लिए सोच लो, जब मैं पूछूं तब आंसर बता, ठीक है ना? पहले केवल 0 से t/2 तक के लिए सोचो। अब बच्चों जो आंसर देना चाहे वो हैंड राइज करे। योगेंद्र तुम बोलना चाहोगे क्या चीज, एवरेज या आरएमएस? और आरएमएस तुम बोलो। सही है बच्चों, 0 से t/2 तक तुम देखो, एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का एवरेज आरएमएस सब कुछ वही होता है, सब कुछ वही होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? v0। तो बच्चों पहले पार्ट में सिंपली आंसर हो जाएगा, अगर मैं 0 से t/2 लिखता हूं, ठीक है ना, तो आई एवरेज 0 to t/2 कितना होगा? I0। अगर v है तो v0 लिख देता हूं, v एवरेज 0 to t/2 कितना हो जाएगा? v0। v आरएमएस 0 to t/2 क्या हो जाएगा? v0। ये चीज क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों दूसरा वाला थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाओ, चलाओ, फिर मैं डिस्कस करता हूं। अभी थोड़ा सा रुको, कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। हाँ, फर्स्ट पार्ट में जिसको डाउट लग रहा हो वो पूछे, फर्स्ट पार्ट में जिसको कहीं कोई दिक्कत लग रही हो वो पूछ सकता है, सेकंड अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में दिक्कत हो तो वो पूछो। हाँ, अब सेकंड का जो आंसर देना चाहे, हर्षित तुम बोलो। v0/2 एवरेज है, आरएमएस v0 देखते हैं, तुम बोलो। तुम बोलो। ओके, और कोई? चलो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं।
बच्चों देखो, जहां तक मुझे लग रहा है V0/2 एवरेज होना चाहिए, RMS होगा V0/√2, बट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। समझो, हमें नहीं पता, हम प्योर फॉर्मूले से कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, तो बच्चों फंक्शन अपॉन t माइनस 0, यही तो एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो 0 से t और t माइनस 0, ये क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बच्चों फंक्शन बदल रहा है, तो हमें इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा। 0 से t/2 तक फंक्शन कांस्टेंट है v0, प्लस उसके बाद 0 dt, t/2 से t अपॉन t। अब 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0, v0 का इंटीग्रेशन v0, dt का t, 0 से t/2 अपॉन t। लिमिट रखोगे v0 t/2 माइनस 0 अपॉन t, फाइनल आंसर v0/2। इस तरह से वो सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि फंक्शन एक नहीं है तो तुम्हें तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा। इसका अलग, इसका अलग, इसका ये है, इसका 0 है, तो वो खत्म हो गया, ये आ गया। पहले इतना कर लो, फिर मैं RMS डिस्कस करूँ। उससे भी कर सकते, उससे भी कर सकते। देखो, जो हम इंटीग्रेशन करते हैं उसका मतलब क्या होता है, एरिया। उसका मतलब क्या होता है, एरिया। तो बच्चों मुझे यहां तक इंटीग्रेशन करना, तो यहां तक मुझे एरिया लिखना। यहां तक अगर मैं एरिया लिखूंगा तो v0 इंटू t/2 प्लस 0 अपॉन टाइम, तो v0/2, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बच्चों? एवरेज क्लियर है बच्चों अभी? ठीक है। अब एवरेज के बाद बच्चों मैं RMS डिस्कस कर, तो RMS के लिए बच्चों यही चीज है, लेकिन हम स्क्वायर कर देंगे। हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ v0 स्क्वायर, यहाँ 0 का स्क्वायर, v0 स्क्वायर, यहाँ 0 का स्क्वायर। तो जब मैं RMS लिखूंगा तो अब मैं करूंगा v0 स्क्वायर dt, 0 से t/2, 0 स्क्वायर dt, t/2 से t अपॉन t। बच्चों बस सारी चीजें वही करनी है, स्क्वायर करना और रूट लगाना। अब 0 वाला तो 0 ही हो गया, v0 स्क्वायर बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t, वही 0 से t/2 अपॉन t का अंडर रूट। बच्चों वही कहानी है, v0 स्क्वायर t/2 माइनस 0 अपॉन t, टी कट गए, तो फाइनल आंसर बच्चों मेरे पास आ गया v0/√2। समझ गए बच्चों? तो कोई भी क्वेश्चन हो, जनरल क्वेश्चन हो, वो ऐसे सॉल्व किया जाता है। अभी बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? RMS में क्या है, पहले स्क्वायर करना पड़ता है, तो स्क्वायर करके एरिया लिखना पड़ेगा। अब दिक्कत ये, कांस्टेंट में तो स्क्वायर करके भी एरिया लिख दोगे, वेरिएबल है, जैसे मान लो 10t है, ट्राइंगल वाले याद करो, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 100t स्क्वायर, 100t स्क्वायर तो कर्व बन जाएगा। कर्व बन जाएगा तो कर्व के एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो हम इंटीग्रेशन से ही करते हैं। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इनके तो फॉर्मूले होते हैं, तो वो आसान पड़ते हैं, बाकी हमें ऐसे ही करना पड़ता है। एवरेज, हाँ एवरेज ठीक है, आगे बोलो, सही है, हाँ कर सकते हैं कोई। RMS में ये नहीं होगा। एवरेज में क्या होता है, लीनियर वेरिएशन है तो कर सकते हैं, RMS में ये चीज़ नहीं चल पाएगी। समझ गए? वो नहीं होगा, मेथड से ही चल लो, क्योंकि ट्रिक से क्या होता है, कुछ केस में आंसर आ जाए, पर तुम सोचो कि वो हर जगह ट्रिक लग जाए, वो नहीं लगेगी, क्योंकि जब लीनियर वेरिएशन होगा तो वो मैच कर जाए, नॉन लीनियर होगा मैच नहीं करेगा। ठीक है ना? हाँ शायद कोई इधर कुछ पूछ रहा था। क्लियर है बच्चों? चले आगे। ठीक, अब बच्चों समझो, जो ये पर्टिकुलर चैप्टर की हम बात करें, ये पर्टिकुलर चैप्टर बच्चों अपना खत्म होता है, पर्टिकुलर चैप्टर अपना खत्म होता है। इसे बच्चों मैं हटा दूं ना,
कोई डाउट तो नहीं? हाँ बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो? ठीक है ना, ओके। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग बच्चों लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ बोलो। देखो इसमें लिखने की आदत डालो, इस तरह से फोटो खींचना, ठीक है? इतना भी क्लियर है बच्चों? इधर डिस्कशन नहीं करो, ठीक है? हेडिंग बच्चों लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों बस थोड़ा बहुत बेसिक देख रहे हैं, ज्यादा नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है? हाँ, ईएम वेव्स के बाद मॉडर्न है। हाँ बोलो आगे। ईएम वेव्स तो 2-3 लेक्चर का मैक्सिमम, ज़्यादा कुछ नहीं है। मॉडर्न में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वो भी 2-2 लेक्चर में एक मतलब चैप्टर निपट जाता है, ठीक है ना? खैर बच्चों अब वापस इधर आते हैं, समझो बच्चों कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसे केवल समझना है, फिलहाल लिखना नहीं है। तो बच्चों समझो ये क्या है, एक कैपेसिटर। बच्चों इसे लिखना नहीं है, केवल समझना। ये एक बैटरी, मान लो बच्चों ये स्विच लगा दिया। बच्चों मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये रजिस्टर, ठीक है, और ये स्विच बंद कर दी, ये कैपेसिटर, ये प्लस ये माइनस। बच्चों मैं स्विच ऑन करूंगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, क्या होगा? चार्ज होगा। तो बच्चों इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो बच्चों केवल समझना है, लिखना नहीं। ये नेगेटिव, ठीक है? अब बच्चों समझो, ये Q, ये माइनस Q, ये चीज क्लियर है, ठीक है? अब Q माइनस Q, बच्चों Q माइनस Q की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाए, ये चीज क्लियर है? तो बच्चों फिर समझो, कैपेसिटर को तुमने बैटरी से कनेक्ट किया, स्विच ऑन करोगे, कैपेसिटर चार्ज होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये चीज क्लियर है? अब बच्चों अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम पढ़ते हैं, तो जो चार्ज होता है वो वेरी करता है। आप देखोगे, मान लो इसकी कैपेसिटी 2 फेराड बोल देते हैं, कितनी है? 2 फेराड। तो बच्चों Q इक्वल टू CV, तो इस पे चार्ज कितना आएगा? 20। चार्ज कितना आएगा? 20। बट वो एक साथ नहीं आएगा, वेरी करता जाएगा। तो शुरू में 0 और ऐसे बढ़ता जाएगा और बहुत बाद में जाके 20 होगा। तो चार्ज इसमें वेरी करता जाता है, मैक्सिमम चार्ज कितना जाएगा? 20। तो बच्चों अब मुझे बताओ, उस प्लेट के बीच में चार्ज फिक्स है या वेरिएबल? वेरिएबल। चार्ज वेरिएबल है, तो बच्चों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये एक प्लेट की वजह से दोनों का लिख दोगे तो QA एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब चार्ज वेरी करेगा, एरिया फिक्स है, ये फिक्स है, चार्ज वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? वेरी करेगा। तो अब कंक्लूजन समझो, तुमने किसी कैपेसिटर को चार्जिंग पे लगाया तो चार्ज धीरे धीरे वेरी करेगा, चार्ज धीरे धीरे वेरी करेगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा, ये चीज समझ गए? अब बच्चों इन प्लेट्स को मान लो मैंने ऐसे सर्कुलर प्लेट्स ले ली, सर्कुलर प्लेट्स ले लिया, तो उस सर्कल के अंदर अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये चीज क्लियर है? तो अभी बच्चों हमने क्या सीखा, अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो चार्ज वेरी करेगा, चार्ज वेरी करेगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा, ये हम सीख चुके हैं, यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों समझो, मैंने क्या किया, यहां एक लूप लिया, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसको मान लो बच्चों मैंने लूप 1 बोल दिया, क्या बोल दिया? लूप 1, ठीक है ना? अब एम्पियर्स लॉ, बच्चों बताओ एम्पियर्स लॉ तुम्हें याद हो तो तुम बताओ, निशा तुम बताओ, हिमानी तुम, तमन्ना, ओके मुकेश तुम, चलो ठीक है। देखो B डॉट DL म्यू नॉट इंटू आई इन, एम्पियर्स लॉ क्या होता है? B डॉट DL म्यू नॉट इंटू आई इन, ठीक है ना? अब समझो, यहां अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड B मानता हूं, B
रेडियस आर मानता हूं, तो बच्चों देखना बी, डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा 2 पाई आर, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर म्यू नॉट, और अंदर करंट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बच्चों वापस समझो, यहां कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई, बी डॉट डीएल, सर्कल के अलोंग डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू आई इन, बी अपना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बच्चों समझो, इस लूप के अलोंग अगर मैं एम्पियर्स लॉ लगाता हूं तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई। अब मान लो मैं किसी इक्विपमेंट से मेजर करता हूं, कोई इक्विपमेंट से मेजर करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड मेजर करूंगा तो मेरी बच्चों इतनी ही आती है। इसका मतलब एम्पियर्स लॉ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। सिंपल सी चीज है बच्चों, तुमने कोई लॉ पढ़ा कि भाई ग्रेविटी का फोर्स होता है Gm1m2/r², तुमने मैथ्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया। अब तुम उसको दो पार्टिकल रख के चेक करना चाह रहे हो कि वाकई इतना फोर्स है या नहीं, और फोर्स उतना ही आ रहा है, इसका मतलब न्यूटन ने जो G=m1m2/r² बोला है वो सही है। तो हमने एक तो मैथ्स से कैलकुलेट किया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, फिर हमने कोई मेजरिंग इक्विपमेंट से मेजर किया, वो भी इतना ही आ रहा है, मतलब दोनों चीजें ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बच्चों? अब मैंने क्या किया, इसके अंदर लूप लिया, इसके अंदर वही बी डॉट डी एल लगाया, बी डॉट डी एल लगाया, तो बताओ इस कैपेसिटर के अंदर कौन सा करंट है? कैपेसिटर की दो प्लेट्स ऐसे होती है, बीच में हवा होती है, हवा से तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो बताओ कैपेसिटर के बीच में कौन सा करंट? जीरो, कोई करंट ही नहीं। तो यहां आई इन की जगह क्या रखोगे? जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? जीरो। तो समझो, हमने एम्पियर्स लॉ या मैथ्स के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड निकाला इस लूप 2 के अकॉर्डिंग, कितना आ रहा है? जीरो। अब मैं मेजरिंग इक्विपमेंट से मेजर करता हूं तो वहां जीरो नहीं आ रहा। समझ रहे हो? समझो, मैं एक और अच्छा डायग्राम बनाता हूं। जैसे देखो, ये कैपेसिटर की प्लेट मान लो, कॉन्ट्राडिक्शन इन एम्पियर सर्किट लॉ, बच्चों भी लिखना नहीं है, केवल समझो। इधर वही कैपेसिटर वाला लूप, यहां हम निकाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एक्सपेरिमेंट से भी यही आ रहा है, यानी कि सब सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां एम्पियर्स लॉ से निकालोगे तो आई इन जीरो है, कितना आया? जीरो। लेकिन एक्सपेरिमेंट से कुछ आ रहा है, इसका मतलब एम्पियर लॉ में कोई खराबी है, एम्पियर लॉ में कोई खराबी है, या हम कहीं ना कहीं कोई चीज मिस कर रहे हैं, वो चीज है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करता है, उसकी वजह से एक हम इक्विवेलेंट करंट मान लेते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, तो वो हम यहां मिस कर रहे हैं। तो बच्चों अब वापस समझो, एम्पियर्स लॉ से अपना कितना आ रहा है? जीरो। एक्सपेरिमेंट से क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट वाला इक्विपमेंट सही माना जाएगा, एक्सपेरिमेंट वाला इक्विपमेंट सही माना जाएगा, क्योंकि वो जो बता रहा है वो रियल चीज है। समझ रहे हो? तो वो अगर ये बता रहा है, इसका मतलब ये है कि एम्पियर्स लॉ में हम कुछ ना कुछ चीज मिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज जो मिस कर रहे हैं, उस मिसिंग चीज को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। उस मिसिंग चीज को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब वो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, उसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। कुछ समझ पाए बच्चों? तो फिलहाल के लिए बच्चों हम इसमें इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्म पे बच्चों मैं यहीं से स्टार्ट